नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 16 मई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में 3 इश्यूज़ हैं। पहला तो वीट एक्सपोर्ट बैन को लेकर के है। दूसरा आर्टिकल है स्वीडन और फिनलैंड ने भी अपनी तरफ से इच्छा जाहिर कर दी है कि वो भी नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। और तीसरा जो आर्टिकल रहेगा वो हमारे नेवल डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, इन तीनों आर्टिकल्स को एक बार देखेंगे डिटेल में, बाकी एक दो पे नज़र डालेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है कॉट विद चेफ। देखो, अभी देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गया है। ये अपने आप में एक तो वजह क्या रही इसके पीछे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कि गेहूं आप देखो 2700-2800 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से तो नॉर्मल बिक रहे हैं, और आटा अभी कुछ दिनों पहले आया था लगभग 32-33 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। ऐसे में हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड्स है वही पूरी नहीं हो रही है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या लगा दिया गया, ब्लैंकेट बैन, कि भाई एक्सपोर्ट एक बार हमारा वीट का बैन किया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है। कोविड टाइम की बात अगर करें तो सितंबर 2020 के लगभग भी इसी तरीके से एक्टिविटीज़ हुई थी जब पल्सेस के एक्सपोर्ट को बैन किया गया था, क्योंकि दालें हमारे बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी। फिर उसके बाद में थोड़ा टाइम बीतने के बाद नवंबर 2021 आते आते वो ब्लैंकेट बैन जो था किसके, पल्सेस के एक्सपोर्ट पे, उसको फिर रोक दिया गया था। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट मार्केट की हम बात कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट को रोकने की बजाय हम अगर हमारे यहाँ पर एक प्रॉपर सप्लाई चेन, वेयर हाउसिंग, या फिर जो आप कहते हो ना कि जिस तरीके से प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा दी जाए, स्टोरेज फैसिलिटी लगा दी जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बफर क्रिएट हो पाए। अब बफर अगर क्रिएट होगा ना तो इस तरीके के अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जांपल अभी जो महंगाई बढ़ रही है तो उस महंगाई को मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जैसे सप्लाई की कमी आ रही है गेहूं की, तभी तो महंगाई बढ़ गई ना। तो उस केस में अगर बफर स्टोरेज हमारे पास अवेलेबल हो, या फिर जो स्टोरेज फैसिलिटी है जिसको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं हम, वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो तो एडिशनल कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं और इस तरीके की वल्नरेबिलिटी से बचा जा सकता है। ठीक है, एक तरफ तो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री ये कहती है कि हम जो है डेलीगेशंस को भेज रहे हैं एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में, और दूसरी तरफ आप देखते हो कि इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो बैन कर देती है कि भाई कोई भी अब एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस चीज़ से क्या होती है, एक तो इमेज जो है इंडिया की इंटरनेशनली वो डेंट होती है। दूसरा, हम अपने आप को बोल रहे थे कि ग्लोबल सप्लायर के तौर पर इमर्ज होकर के आ रहे हैं, तो वो चीज़ें फिर क्या करती हैं कि भाई अपने मुँह मिट्ठू मियाँ बनने से कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक स्टेबल फ्रेमवर्क पॉलिसी तैयार होनी चाहिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए। इसके लिए आप इन्वेस्ट करो किस में, जैसे कि वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, सप्लाई चेन सिस्टम है वो प्रॉपर बनाया जाए, प्रोसेसिंग यूनिट स्टैब्लिश की जाए, स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप की जाए। इससे क्या हो कि जो फार्मर्स हैं उनको भी आप अच्छे से पेमेंट की एश्योरेंस दे सको कि हाँ भाई कम से कम आपको इतना तो रुपया पर क्विंटल के हिसाब से मिल जाएगा। और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए कि कहीं भाव एकदम स्काई रॉकेटिंग हो जाए तो फिर कंज्यूमर के लिए नुकसान हो जाएगा। तो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर ये अचानक से प्रॉब्लम क्यों आई है, इसके पीछे कारण आपको पहले हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो पता होगा कि वीट प्रोडक्शन हमारे देश में अभी जो मार्च मंथ में अचानक से टेम्परेचर राइज हुआ ना, उसकी वजह से वीक पड़ गया। कारण कि जो एक दाने की बनना शुरू होता ना, श्रिवलिंग का मतलब होता है एक तरीके से दाने का बनना, उसके खोल में उसका जो कवर होता है उसमें, और वो दाने की बनने का टाइम होता है स्प्रिंग सीजन, उसकी बजाय सीधा समर्स आ गई, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर गई। तो टोटली देखा जाए ना तो एक फार्मर के खेत में 15 से 20% तक जितना प्रोडक्शन यील्ड होना चाहिए था वो लॉस हो गया। इसकी वजह से सप्लाई हो गई कम तो आपको पता है, फिर बाद में हम डोमेस्टिकली पहले सोचते हैं फिर बाद में इंटरनेशनली, पर हमने बातें बड़ी बड़ी कर दी कि इंडिया इज़ फीडिंग द वर्ल्ड। तो ऐसी बातों में फिर बाद में हमें क्या करना पड़ता है, बैकफिट पे जाना पड़ता है। एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि 111.32 मिलियन मैट्रिक टन तक हमारे प्रोडक्शन हो पाएगा, बट प्रॉब्लम हो गई 10 से 15 मिलियन मैट्रिक टन की कमी आ गई सीधी की सीधी। ठीक है, और एक्सपोर्ट भी हम इतना ही कुछ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है अभी 2021-22 का अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वीट प्रोडक्शन कम हुई। वीट प्रोडक्शन कम की वजह से महंगाई ज़्यादा हो गई। महंगाई ज़्यादा होने के लिए सरकार अगर कुछ करती तो सरकार के पास में खुद के पास में स्टॉक में कम पड़ा है, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो वीट प्रोक्योरमेंट केवल 18 मिलियन मैट्रिक टन तक ही हो पाया है।
इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, जो कि ओवरऑल कितना एक्सपेक्टेड था 43.3 मेट्रिक टन तक, मिलियन टन तक, जिसके कंपैरिजन में कितना कम हो गया। तो एक तरफ तो हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना चाह रहे हैं हमारे गरीबों को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो अंत्योदय योजना है, इनके तहत हम जो सस्ते में अनाज प्रोवाइड करते हैं, फ्री में अनाज प्रोवाइड करते हैं, बोले ये प्रॉब्लम में आ जाएंगी। तो ऐसे में सरकार ने ब्लैंकेट बैन किया। तो इसकी बजाय क्या करना चाहिए था सरकार को कि देखो यहाँ पर आप अगर ब्लैंकेट बैन करते हो तो इसका नुकसान फार्मर्स को होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, एक तो डोमेस्टिकली वो प्रोड्यूस को बेचेंगे और एक इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे तो उनको पैसा अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो अब इंटरनेशनल मार्केट आपने उनके लिए बंद कर दिया, तो उनको कम से कम मिनिमम इतना तो आप रेम्यूनरेटिव प्राइस प्रोवाइड करो जिससे कि वो नुकसान को फील ना करें, ठीक है। तो अगर आप इन्फ्लेशन को कंटेन करना चाहते हो तो एक तो स्टोरेज फैसिलिटी तैयार करो, साथ में फार्मर्स की भी बेटरमेंट पे ध्यान दो, कम से कम मिनिमम प्राइस तो उनको प्रोवाइड हो कि भाई अगर मार्केट से डोमेस्टिक मार्केट में आप बेच रहे हो तो कम से कम इंटरनेशनल मार्केट में जो पैसा मिलता है उस तक तो पहुंचे कम से कम फार्मर्स की इनकम। तो ये चीज़ें यहाँ पर राइटर बता रहे हैं। तो ऐसे में बोले इंडिया एक ग्लोबल सप्लायर चेन के तौर पे अगर इमर्ज होकर आना चाहता है तो फार्मर्स को, ट्रेडर्स को, कंज्यूमर्स को, इन सबको अच्छे से बैलेंस करके चलना पड़ेगा, जिसमें हमारा स्टोरेज फैसिलिटी, प्रोसेसिंग यूनिट और ये सारी चीज़ें हमें अप टू डेट करने की ज़रूरत है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है ब्लेम इट ऑन पुतिन। देखो अभी आपको पता है रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन में इन्वेड किया है ना, तो रशिया के साथ में जो वेस्टर्न बॉर्डर पे शेयर करने वाले जो कंट्रीज़ है ना, यूरोपियन कंट्रीज़, उनमें भी टेंशन आ गई। और वो टेंशन क्या है, उसका रिजल्ट क्या है वो देखो कि पुतिन ने यूक्रेन पे अटैक किया क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन करना चाहता है, और पुतिन नहीं चाहते कि भाई रशियन बॉर्डर्स तक नेटो की फोर्सेस या नेटो का जो जुरिस्डिक्शन है वो आए। अब देखो कि पुतिन ने जिस तरीके से यूक्रेन को बिल्कुल कहते हैं ना बर्बाद करके रख दिया है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रशिया के दो नियर नेबर्स फिनलैंड और स्वीडन, दोनों ने अपनी तरफ से पूरी खुली तौर पे जाहिर कर दिया है कि हम भी अब नेटो को ज्वाइन करेंगे, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम नेटो को ज्वाइन करेंगे। तो ये रिजल्ट क्या है कि पुतिन ने जो एक ब्लंडर किया है, मिलिट्री ब्लंडर तो है ही कि 3 दिन में यूक्रेन को हम हासिल कर लेंगे, हासिल तो क्या मतलब यूक्रेन को बिल्कुल हरा देंगे और यूक्रेन को घुटनों पे ला देंगे। 3 दिन की बजाय चौथा महीना चल रहा है, अभी तक तो कुछ आउटकम निकला नहीं है। दूसरा, इसके रिजल्ट रेपरकशंस पॉलिटिकल डिजास्टर के तौर पे भी निकल के आ रहे हैं, जहां पर पुतिन खुद नहीं चाहते थे कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसकी बॉर्डर तक दस्तक दे, जो कि अब देने वाला है। ये वो 2 कंट्रीज़ हैं फिनलैंड और स्वीडन जिन्होंने कोल्ड वॉर के टाइम पर भी ना तो वेस्टर्न कंट्रीज़ का फुल फ्लेजेड साथ दिया और ना सोवियत यूनियन का साथ दिया, मतलब इन्होंने न्यूट्रल स्टैंड कंटिन्यू किया था। और आज इनके खुद के मतलब सरहद के ऊपर इस तरीके की परिस्थितियां बन रही है कि रशिया जिस तरीके से यूक्रेन को अगर बर्बाद कर सकता है तो कल को ना हमारे ऊपर भी अटैक करे तो हम क्या करेंगे। तो खुद की डिफेंस के लिए ये नेटो की तरफ जाना चाह रहे हैं। वेस्टर्न पेरिफेरी के जो भी कंट्रीज़ हैं रशिया के, वो बहुत डरे हुए हैं और इसीलिए वो नेटो की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं एक डिफेंसिव मेजर के तौर पे, कि कल को ना अगर रशिया का मूड हो गया और हमारी तरफ भी अगर अटैक करे तो उस केस में हम पीछे ना रहें, हमें बचाने के लिए कोई तो हमारे पास में सुविधा हो। वैसे रशिया ने इस चीज़ के लिए भी धमकी दे रखी है कि अगर स्वीडन या फिर फिनलैंड नेटो को ज्वाइन करते हैं तो हम उनके साथ भी ऐसा ही हश्र करेंगे जैसा कि यूक्रेन के साथ किया। वैसे आया हुआ है एक स्टेटमेंट इस तरीके का, ठीक है। पर सवाल ये आता है कि भाई सब अपने अपने डिफेंस के लिए कौन काम नहीं करना चाहते। आपको पता है ना कि नेटो का प्रिंसिपल किस बेसिस पे काम करता है, कलेक्टिव डिफेंस। इसका मतलब कि किसी भी एक कंट्री पे अटैक किसी दूसरे कंट्री ने, बाहर की किसी ताकत ने कर दिया, नॉन नेटो कंट्री ने कर दिया, तो यह माना जाएगा कि सभी नेटो कंट्रीज पे एक साथ अटैक हुआ है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो 2001 में 9/11 अटैक जो कंडक्ट किया था, टेररिस्ट अटैक हुआ था कहाँ पे, यूएसए में, और लड़ाई लड़ने के लिए पूरी नेटो फोर्सेस उतर गई थी कहाँ पे, अफगानिस्तान में। तो ओवरऑल आप देखो तो ये प्रिंसिपल ही तो डिफेंस का एक सेगमेंट तैयार करता है। जो रशिया नेटो को अपने आसपास में नहीं लाना चाहता था, वो उसी रशिया के एक्शन की वजह से अब नेटो उसकी सरहद तक दस्तक देने के लिए तैयार है, ठीक है।
ये देखो, अगर हम नॉर्डिक कंट्रीज़ में देखें या फिर ये जो स्कैंडिनेविया वाले एरिया की बात करें, तो इसमें फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ये 4 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी हम बात करें तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए ना, एक कमेंट भी आया था कि सर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आपने फिनलैंड का नाम लिया, उसकी वजह डेनमार्क है। देखो, स्कैंडिनेविया मूवमेंट जो था एक पॉलिटिकल मूवमेंट, तो उसमें तो आइडेंटिफाई होता है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। और अगर जियोलॉजिकली देखो तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, उसमें 3 कंट्रीज आ जाते हैं जिनमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड हो गए, ठीक है, डेनमार्क नहीं आएगा। तो पॉलिटिकली और आप देखोगे जियोलॉजिकली तो स्कैंडिनेवियन अगर वर्ड लिखा हुआ ना, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, तब आप 3 कंट्रीज का नाम लोगे, स्वीडन, फिनलैंड एंड नॉर्वे। और अगर स्कैंडिनेविया वर्ड आ जाए, वो एक पॉलिटिकल वर्ड है, उसमें आ जाएगा फिनलैंड हट जाएगा और डेनमार्क एंटर हो जाएगा। बस ये डिफरेंस है। और इन्हीं 4 कंट्रीज के साथ में एक कंट्री और ऐड कर दो, आइसलैंड, तो ये 5 कंट्रीज मिलकर के नॉर्डिक कंट्री बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो, बात ऐसी है कि डेनमार्क और नॉर्वे ने तो 1949 से ही ज्वाइन कर रखा है नेटो को। जब से स्टैब्लिश हुआ है ना नेटो, तब से ये मेंबर्स हैं, फाउंडर मेंबर्स हैं, ठीक है। पर दूसरी तरफ फिनलैंड और स्वीडन ने न्यूट्रल स्टैंड कंटिन्यू रखा, जबकि 2004 में सोवियत यूनियन से अलग होकर के जो 3 कंट्रीज बने थे, जिनको बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन तीनों कंट्रीज ने भी नेटो ज्वाइन कर लिया था। उसके बावजूद भी फिनलैंड और स्वीडन ने न्यूट्रल स्टैंड कंटिन्यू किया। पर आज परिस्थिति इस तरीके से आ गई है कि उनको मजबूरन नेटो ज्वाइन करना पड़ रहा है, क्योंकि कल को ना अगर रशिया अटैक करे तो उनको कौन बचाएगा। इसके लिए अगर देखा जाए तो फिनलैंड और स्वीडन जो हैं वो इंडिया के पार्टनर्स भी रहे हैं। क्यों? न्यूट्रल, कोल्ड वॉर में इंडिया ने भी किसी का साइड नहीं लिया था। तो नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी, नैम पॉलिसी इंडिया की, और उनका इन फिनलैंड और स्वीडन का न्यूट्रल स्टैंड, दोनों को बहुत ज़्यादा पास में लेकर के आते थे। इसके लिए देखो, इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर के, और मेनली अब अगर इंडिया की बात करें तो स्वीडन के साथ अच्छी सेटिंग थी, तो ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे इश्यूज पे दोनों ने साथ मिलकर काम किया है। दिल्ली और स्टॉकहोम, स्वीडन की कैपिटल, ठीक है, स्टॉकहोम, और फिनलैंड की हेलसिंकी है, ठीक है। तो दिल्ली और स्टॉकहोम दोनों ने मिलकर के कोalition मेंबर के तौर पे काम किया है कि भाई कैसे भी करके इंटरनेशनली पीस को प्रमोट होना चाहिए। इवन न्यूक्लियर आर्म को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत एफर्ट्स किए थे कि कैसे भी करके वॉशिंगटन और मॉस्को न्यूक्लियर वेपन को राइज करते करते कहीं न्यूक्लियर वॉर में ना इंडल्ज हो जाए, ठीक है। इसके आगे अगर देखें तो एक तरफ हम बात करें, आज हम यूएस की तरफ टिल्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइना ने मिलिट्री थ्रेट दे रखा है। हमें डर है कि भाई चाइना अगर अटैक करेगा तो हम कैसे काउंटर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी यूक्रेन वॉर के टाइम पे रशिया और चाइना की जुगलबंदी जो सेट हुई है ना, तो उस केस में हम रशिया पे 100% रिलाई नहीं कर सकते। और दूसरा, इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है, उसमें फिर एक हमें जो वैल्यू कन्वर्जेंस वाले कंट्रीज हैं उन्हीं के साथ चलना है। तो क्वाड में हमने यूएसए के साथ में मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है। सो ओवरऑल देखें तो फिनलैंड, स्वीडन जैसे छोटे कंट्रीज तो देखो नेटो की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे जैसे बड़े कंट्रीज हैं वो लाइक माइंडेड कंट्रीज लाइक यूएसए की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कल को ना चाइना अपनी तरफ से एग्रेशन दिखाए तो हम भी हमारी तरफ से दबाव लगा सकें, रोक सकें, ठीक है। तो रशिया का डर तो है यूरोप में। अच्छा, केवल यूरोप में नहीं है, आजकल ईस्टर्न कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया या फिर जापान या ताइवान, ये भी टेंशन में है कि ये चाइना और रशिया मिलकर के कहीं हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, ठीक है। तो इस तरीके का सिनेरियो अभी क्रिएट हो रहा है, जो कि अभी रशिया ने क्रिएट कर दिया है इंटरनेशनली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टीयरिंग द शिप। आर्टिकल को लिखा है देखो अरुण प्रकाश जी ने। वैसे इस मुद्दे को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन पेज पर डिटेल में देख चुके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से और देख लोगे तो और समझ में आ जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। देखो, बात ऐसी है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नॉर्डिक कंट्रीज़ की विजिट पे गए, फिर उसके बाद में नॉर्डिक इंडिया समिट, सेकंड नॉर्डिक इंडिया समिट जो अटेंड की, फिर उसके बाद में वो आए कहाँ पे, फ्रांस में जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं और इमैनुअल मैक्रो फिर से इलेक्ट होकर के प्रेसिडेंट बन गए। तो उस टाइम पर एक तरफ तो हमारी मीटिंग हो रही थी, हाई लेवल मीटिंग, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट 75 आई है उसके तहत हमें इंडिजीनसली सबमरीन्स प्रोड्यूस करनी थी, नॉन न्यूक्लियर डीजल इलेक्ट्रिक, मतलब न्यूक्लियर पावर पे चलने वाली नहीं, डीजल इलेक्ट्रिक पावर पे चलने वाली
सबमरीन्स प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास में प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन है, या फिर इस पर बातचीत बहुत ज़्यादा गहन चल रही है कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए। वैसे तो स्टार्ट हो जाना चाहिए था आज के 10 साल पहले ही, पर बहुत लेट है। पर प्रोजेक्ट 75I की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमने फ्रांस के डिफेंस मेजर नेवल ग्रुप का, जो DCNS पहले नाम हुआ करता था, नेवल ग्रुप के साथ में कोलैबोरेशन चल रहा था, पर DCNS ने मना कर दिया कि भाई हम आपके साथ में अभी इस चीज़ को, ये प्रोजेक्ट 75I को कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिर हमने और ऑप्शंस एक्सप्लोर किए तो रशियन और जर्मन सबमरीन बिल्डर्स हैं, इन्होंने भी विड्रॉ कर लिया। सो ओवरऑल राइटर एक तो ये बता रहे हैं कि ये एक दबाव बनाया जा रहा है इंडिया पर, इनडायरेक्ट परसुएशन है, जो कि कॉर्जिव परसुएशन है। बेसिकली दबाव बना करके आप राजी करना चाह रहे हो कि स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन्स आप प्रोड्यूस करवाना चाहते हो वो वाला प्रोड्यूस ना करके आप हमसे खरीद लो। जबकि इंडिया क्या चाहता है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर को प्रमोशन मिले और साथ में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करवाई जाए ये सबमरीन्स। देखा जाए तो प्रोजेक्ट 75I जो है ये क्यों अभी इस तरीके से हर्डल्स में अटका हुआ है, इसके पीछे कारण है कि हमने हमारी तरफ से कंडीशन पुट कर रखी है, वो ये कि जो नई सबमरीन्स बनेगी उनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम होना चाहिए। अब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम में क्या होता है कि देखो, नॉर्मली अगर सबमरीन्स की बात करें तो आपको पता है पानी में बिल्कुल गहराइयों में ये चलती हैं, तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि लंबे समय तक वो पानी के नीचे ही रहे और वहीं पर उनका काम चलता रहे, उनको फ्यूल वहीं पे मिलता रहे। बट अगर हम डीजल इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि डीजल जनरेटर जब ऑन होता है तभी जो बैटरीज लगी रहती है ना, वो बैटरीज चार्ज होती हैं, और फिर वो बैटरीज चार्ज होती हैं, उन्हीं से फिर सप्लाई मिलती है सबमरीन को, जिससे कि वो अपने काम करती रहती है अंडर द वाटर्स। पर सवाल ये आ जाता है कि जब डीजल इलेक्ट्रिक हो गया तो वो डीजल जनरेटर को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और ऑक्सीजन के लिए आप क्या करते हो, फिर सरफेस पे लेके आते हो किसको, सबमरीन को, और फिर वहां पर वो जनरेटर चालू होते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो जो कि स्टोर करके फिर बाद में उन बैटरी से आप अपना काम चलाते हो। पर यहां पर हम क्या चाहते हैं कि भाई लंबे समय तक सबमरीन्स हैं वो डूबी रहे, अंडर वाटर लंबे समय तक चलती रहे। तो इसके लिए क्या किया जाए, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, ऐसा जनरेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सिस्टम जिसमें हवा की जरूरत ना पड़े। तो ये कंडीशन हमारी है कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम हम तैयार करें। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फ्रांस का ये जो नेवल ग्रुप है ना, इसने साफ साफ ये कहा है कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, नो डाउट ये AIP टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, पर समस्या ये आती है हमें कि हम कैसे आपको दे दें, क्योंकि हमारी नेवी ने भी अभी तक इसको यूज नहीं किया है। इसका मतलब हमारे पास में फुल प्रूव्ड, या कहते हैं ना लाइसेंस, मतलब प्रूव्ड नहीं है, ये सी प्रूव्ड नहीं है, हमने ट्रायल्स नहीं किए हैं, या फिर हमारी नेवी यूज नहीं कर रही है, तो हम आपको बेचे तो बोला रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि ये प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट 75I, ये इसीलिए अभी हॉल्ट पे आ रहा है। देखो, अगर हम हमारी नेवी में सबमरीन्स की बात करें तो सबमरीन्स के इंडक्शन की बात हो जाती है जब पाकिस्तान नेवी ने अपनी एक्सपेंशन शुरू कर दी थी। वैसे तो ये 1950-60s की बात है, जब पाकिस्तान नेवी ने USA से अपनी वो सप्लाई, US और ब्रिटेन से अपनी खुद की नेवल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया था। हमने उनसे लिया नहीं, कारण क्यों, क्योंकि हमने ये सोचा कि भाई वो तो आउटडेटेड दे रहे थे सबमरीन्स, जो भी दे रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो काम में नहीं आई या फिर जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई, वो सबमरीन्स बेच रहे थे उस टाइम पे US और ब्रिटेन। इसलिए हमने उस टाइम पे वो रिलाई नहीं किया। हम किस तरफ मूव कर गए थे, हमने नेगोशिएशंस किए थे USSR के साथ में कि भाई हमें अच्छी क्वालिटी की सबमरीन चाहिए, हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है क्वालिटी में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान जैसी जो नेवीज है हमारे लिए, हमारे आसपास में, हमारे वाटर्स में, इंडियन ओशन वाटर्स में सबसे बड़ी मुश्किलें अगर कोई पैदा करता है तो पाकिस्तान नेवी करती है, ठीक है। और अब थोड़े कुछ सालों की बात करें तो चाइनीज नेवी ने भी कुछ कमियां नहीं छोड़ी हैं अभी। तो इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 2005 में ही 6 स्कॉर्पियन क्लास की टॉप सबमरीन्स प्रोड्यूस करने की बात करनी थी, ये प्रोजेक्ट 75I के तहत। वैसे प्रोजेक्ट 75 है वो तो कंप्लीट हो गया है, उसमें तो 6 सबमरीन्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, जिनमें 2 अंडर ट्रायल हैं जो कि 2023 दिसंबर तक नेवी को मिल जाएंगी। तो वो एक अलग प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट 75I है वो अलग है, जिसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पाकिस्तान ने तो देखो फ्रांस का ये अनप्रूव्ड
AIP सिस्टम है ना, इस पे बेस्ड नेवी अपनी ऑलरेडी सबमरीन से खरीद रखी है जिसका नाम है ऑगस्टा 90B सबमरीन, जो कि 2008 में इंस्टॉल कर ली। तब से हमें लगता है कि हमें भी कुछ एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहिए, पर हमें क्या चाहिए, फुल प्रूफ सिस्टम चाहिए कि भाई बहुत करोड़ों रुपए लगते हैं एक सबमरीन में अगर ब्लास्ट हो जाए तो फिर बाद में कितना नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा इसी वजह से डिले पे होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ चाइना की युवान क्लास की जो चाइनीज सबमरीन है वो भी पाकिस्तान नेवी में ऐड हो गई। सो ओवरऑल आप देखो कि पाकिस्तान नेवी के पास में 11 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम बेस्ड सबमरीन्स अवेलेबल हैं। कब तक हो जाएगी ये, 2028 तक। तो ऐसे में हमें भी जरूरत है कि हम पाकिस्तान की नेवी को काउंटर करने के लिए कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैनर में इमर्ज होके आए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रोजेक्ट 75 आई है, ये सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी तरफ से न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट के तहत तैयार की कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार किया जाएगा जिसके बेसिस पे हमारा प्राइवेट सेक्टर भी काम करे। तो हमारी तरफ से तो देखो दो कंपनियां हैं, एक तो मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और दूसरी तरफ लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो इन दोनों कंपनीज को कोलैबोरेट करना है इंटरनेशनली किसी भी कंपनी के साथ में जिनमें शॉर्टलिस्ट की हुई है, जिनमें 3 कंपनीज तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक तो फ्रांस की, एक जर्मनी की, एक रशिया की, इसके अलावा स्पेन की है या स्वीडन की है समथिंग, एक कंपनी और है, एक साउथ कोरिया की कंपनी है। इस तरीके से 6-7 कंपनियों की लिस्ट है, उनमें से कोलैबोरेशन करना है। तो ऐसे में हमारा टारगेट क्या है, और ज़्यादा रोबस्ट मैनर में हमारे नेवी को तैयार करना। देखो 1960s की बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। US और UK ने अपने पास में जो सरप्लस में पड़ी हुई जो पुरानी सबमरीन्स थी ना, वो बेचने के लिए ऑक्शन निकाली, ठीक है। तो उसको तो देखो पाकिस्तान नेवी ने तो खरीद लिया उनमें से, पर हमने क्या दिमाग लगाया कि यार ये पुरानी घसी पिटी या फिर इतनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की अगर हम सबमरीन्स खरीदेंगे तो कि कितने दिन तक सर्विस देगी। तो हम चले गए सोवियत यूनियन की तरफ और वहाँ से हमने फॉक्सट्रॉट क्लास की, ये क्लासेस है ना, फॉक्सट्रॉट क्लास की 8 सबमरीन्स एक्वायर की और साथ में सबमरीन डिपो भी लिया, जिससे कि टाइम टू टाइम उसकी रिपेयरिंग करने में भी प्रॉब्लम नहीं आए। फिर 1986 से लेके 1994 के बीच में टाइप 209 बोट्स भी हमने खरीदी, और वो कहाँ से खरीदी, 2 तो देखो जर्मनी से मंगवाई थी हमने और 2 हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस करवाई। ऐसे करके टाइप 209 की सबमरीन्स हमारे नेवी को मिल जाती है 1986 से लेके 1994 के बीच में। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से नेगोशिएशंस शुरू किए USSR के साथ में बीच में ही, ठीक है। और तब हमने वहां से 10 इंप्रूव्ड बोट किलो क्लास की सबमरीन्स हमने खरीदी, 10 वहां से, ठीक है, 1986 से 2000 के बीच में। फिर बाद में टाइम बीतता है तो हमारा दिमाग ये लगता है कि भाई क्यों ना हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। तो 1999 में गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 30 साल का एक प्रोग्राम तैयार किया जिसका नाम है 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान, जिसमें यह था कि 2 तरीके की सबमरीन कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे। एक तो कन्वेंशनल होगी, एक कन्वेंशनल तो होगी पर उसमें एडवांसमेंट होगा, जैसे कि प्रोजेक्ट 75 है, उसमें तो डीजल इलेक्ट्रिक वाली ऑलरेडी 6 की बात हम कर चुके हैं। पर प्रोजेक्ट 75I में क्या किया जा रहा है कि हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम इसीलिए चाह रहे हैं कि जो ऑलरेडी है हमारे पास में उससे थोड़ा एडवांस हो और लंबे तक वो सबमरीन्स हैं वो अपनी सर्विसेज दे रखें, मतलब देती रहें अंडर वाटर्स, बार बार उनको सरफेस पे नहीं आने की ज़रूरत हो, इस तरीके से। फिर उसके बाद में आपको पता ही है कि 2 डिले होता चला जाता है। अब डिले के पीछे कई बार तो क्या होता है कि हम किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करें, कोई दूसरा कंट्री हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए इसलिए तैयार नहीं हो रहा था कि उनको ये लगता था कि भाई हम तो हमारी डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं और वो डिज़ाइन ला करके इंडिया वालों को दे दें और इंडिया वाले मन में आए जैसे उसको यूज़ करें। तो बोले ये चीज़ ठीक नहीं है। अभी प्रोजेक्ट 75I में से फ्रांस के इस नेवल ग्रुप के विड्रॉ करने के पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर नेवल ग्रुप के दिमाग में ये सेट हो रहा है कि भाई मेहनत हम कर रहे हैं, हमने डिज़ाइन तैयार कर ली, टेक्नोलॉजी तैयार कर ली और हम इंडिजीनियसली जा करके इंडिया में प्रोड्यूस करवाते हैं कोई भी सबमरीन, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी उनको पता पड़ जाएगी, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ पता पड़ जाएगा, तो फिर कल को ना हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, वो तो और एडवांसमेंट ले लेंगे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है नेवल ग्रुप के दिमाग में, फ्रांस की जो वो कंपनी है, ठीक है। फिर कैसे जैसे करके 2005 में स्कॉर्पियन क्लास के लिए लाइसेंस इशू होता है मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और उधर से वो नेवल ग्रुप साथ में आते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब जा करके अप्रैल 2022 में
6 सबमरीन्स बन करके तैयार हुई हैं अब तक, और ये 17 साल का प्रोजेक्ट चला, जो कि हो जाना चाहिए था 2012 से तो शुरू हो जानी चाहिए थी डिलीवरी, पर वही चीज़ें डिले होता चला गया। फिर उसके बाद में अब प्रोजेक्ट 75I की बात करें तो ये 43,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अब इतने रुपए के प्रोजेक्ट को ऐसे तो है नहीं कि बिना कोई टेस्टिंग की टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर लोगे। अब बिना कोई टेस्टिंग की टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हो और कल को ना अगर नेवी वो जो सबमरीन्स हैं उसमें ब्लास्ट हो गया या कुछ अगर उसमें माल फंक्शन आ गया तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं। तो इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप वाला सिचुएशन चल रहा है, कभी हाँ कभी ना, इस तरीके से अभी प्रोजेक्ट 75I है ये अटका हुआ है। तो ऐसे में परिस्थिति ऐसी कुछ कॉम्प्लेक्स बनती चली जा रही है और हमें चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भाई। और दूसरी चीज़, आज जैसे प्रोजेक्ट 75 है, ठीक है, वो तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, कमीशन हो जाएगी दिसंबर 2023 तक। ये 6 जो सबमरीन से प्रोजेक्ट 75 की वो तो नेवी को मिल जाएगी, पर जो टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो आउटडेट हो जाएगी अगर हम ज़्यादा डिले करेंगे तो। दूसरा, जो एक्सपर्टाइज गेन्ड इंडिविजुअल्स वहाँ पर मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड पे काम कर रहे हैं वो चले जाएंगे, और हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं वो भी नौकरी छोड़ देंगे। भाई सीधी सी बात है, प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं होगा तो फिर वो भी तो कोई ऑप्शन दूसरा एक्सप्लोर करेंगे ही। तो ऐसे में एक सही टाइम पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या किया जाए, देखो एक कॉम्प्लिकेशन और आ जाती है इसमें। कैसे कि DRDO ने ये कहा है कि हमने एक इंडिजिनसली एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम तैयार कर लिया है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल सेल यूज़ किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल सेल में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो फ्यूल की तरह काम में लिए जाएंगे, दोनों को कंबाइन किया जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी को उसको स्टोर करके रखो और फिर आराम से चलाओ अपनी सबमरीन को, और वेस्ट के तौर पे केवल बोले पानी बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। तो बोले ये DRDO का जो इन्वेंशन है इसने और कॉम्प्लेक्शन बना दिया और कॉम्प्लेक्स बना दिया सिचुएशन को। कैसे कि इस सिचुएशन में एक तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी तो आ गई, पर सवाल यह है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट सेल है ना, इस पे बेस्ड जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम जो कि DRDO क्लेम कर रहा है कि हमने बना दिया, इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि 8 से 10 मीटर लंबा ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि अंडर वाटर अगर सबमरीन चलती है तो उसमें कितना ज़्यादा आप एरिया ऑक्यूपाई कर लोगे, हैवीनेस भी कितनी आ जाएगी उससे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अभी तक ऑपरेशनली प्रूवन जब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं हो जाती तब तक आप किस नेवी में या किस पर्टिकुलर बोट में आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे, तो वो चीज़ भी तो कंफर्म होनी चाहिए ना कि आपने डेवलप कर ली, दैट्स ओके, बट आपके पास में प्रूफ तो होना चाहिए ना कि हाँ जी हमने ये चीज़ की है और इसका रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है। तो सवाल यही कॉम्प्लेक्शन के है कि भाई हमने खुद ने डेवलप भी कर लिया है ना, तो उसका रिजल्ट तो कुछ पॉजिटिव हो। तो प्रैक्टिकली वे फॉरवर्ड क्या है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को ढूंढा जाए DRDO के साथ में, दोनों के कोलैबोरेशन में मिलकर के, और फिर AIP का टेस्ट कराया जाए, और फिर वो टेस्टिंग जब प्रॉपर हो जाए उसके बाद में प्रोजेक्ट 75I को इम्प्लीमेंट करो। इसका मतलब क्या हो गया, टोटली इंडिजीनियस बेसिस पे ले जाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर राइटर कि भाई लोकली करो फिर सब कुछ करो। तो बस ये है कि फॉरेन कोलैबोरेटर को साथ में ले लोगे तो कुछ कमियां अगर निकलती है इस इलेक्ट्रोलाइट सेल बेस में तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है राइटर के द्वारा। बोला टाइम निकलता चला जा रहा है और हम अगर ज़्यादा डिले करेंगे तो हमें और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में सही टाइम पर सही डिसीजन लेना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी इसके आगे इधर कोविड के बारे में बताया हुआ है, एंडेमिक कोविड के बारे में ज़्यादा कुछ खास था नहीं। द पार्टी इज़ ओवर इस आर्टिकल में ये बताया हुआ है कि RBI जो है अब धीरे धीरे पॉलिसी रेट को राइज़ करेगा। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी 3 से 4 बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या सिचुएशन बन रही है, एक तो USA के फेडरल रिजर्व के द्वारा इंटरेस्ट रेट राइज़ करने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज की कमी आ रही है, रुपी जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा है लगातार, और इंटरेस्ट रेट जो है वो हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ रही है जिससे कि मार्केट से रुपी को हम एब्जॉर्ब कर सकें। इन इश्यूज़ को हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। महंगाई की बात करें तो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इसके अलावा फूड प्राइस इंडेक्स जो कि यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है वो बोला हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है, ठीक है, महंगाई में। इसके आगे महंगाई रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो 7.79% तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में बोला महंगाई को भी एब्जॉर्ब करने की RBI पूरी कोशिश कर रहा है, जो कि हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एक रिविजन मात्र के तौर पर अगर देखना चाहो तो देख लेना, ठीक है। तो इस डिस्कशन में जो भी था यहीं पे है। थैंक यू वेरी मच।